डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। नाउ दिस इज एटॉमिक मॉडल। टुडेज टॉपिक इज एटॉमिक मॉडल। दिस इज योर NCERT 2.2। ओके, लेट अस सी। कुछ रिमेन रह गया था क्योंकि हमने ये देखा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। बट डिस्कवरी ऑफ अदर रेज, कुछ और रेज के बारे में भी हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी रेज हैं, आपने एक्स रेज का नाम सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, किसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, रॉन्टिगन ने ये किया था इन 1895 में। अब इन्होंने क्या किया कि एक जो आपका इससे पहले भी जो एक आपका सिस्टम था, और सिस्टम कौन सा था कि कैथोड एक्सरे ट्यूब्स था। अब यहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक एनोड पे, ठीक है, मेटल एनोड पे, जिनकी क्या था एक डेंस्ड जो थे, उस पे क्या किया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन रेज गिराए या इलेक्ट्रॉन इस पे इमिटेट कराए, गिराए इस पे। तो हुआ क्या कि एक रेज निकली। अब ये रेज कौन सी रेज थी? दिस रेज वाज एक्स रेज। ये एक्स रे थी जो स्ट्राइक कर निकल रही थी। इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करा रहे थे, स्ट्राइक करा रहे थे, और वहाँ से जो डेंस्ड एनोड्स थे वहाँ से एक्स रेज निकल रहे थे। और एक्स रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि ये काज कर रहे थे, फ्लोरेंस काज कर रहे थे। नाउ एक्स रेज आर नॉट डिफेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी इनका था कि एक्स रेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसी से भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, डिफ्लेक्टेड भी नहीं हो रहे थे। देयरफॉर एक्स रेज डू नॉट कैरी एनी चार्ज। इसी वजह से ये भी कहा जा सकता है कि इसके पास किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होगा। मीन्स दे आर न्यूट्रल। ये क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। एक्स रेज हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। यू कैन सी दिस कि जब भी किसी का हम एक्सरे करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बॉडी को मीन्स हमारे स्कैन्स को, हमारे मसल्स को एक्स रेज क्या करते हैं, पार कर जाते हैं, और जो भी हमारे बोन्स का स्ट्रक्चर होता है कहीं डैमेज होगा वो भी दिखाएगा। मीन्स इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एंड देयर वेवलेंथ इज वेरी शॉर्ट। दिस इज नोटेबल, नोट कर लीजिएगा। वेवलेंथ इनकी कितनी होती है? 0.1 nm। एंड दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। नेक्स्ट वन, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का नाम आपने सुना होगा। तो सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड बाई हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी मीन्स जो ये रेज हैं, रेज को देखा था। कौन थे ये? फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या देखा कि अगर यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम में से कुछ ऐसी रेज निकलती हैं जो ब्लैक रैप्ड, अगर यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट्स है, ठीक है, या फोटोग्राफिक मटेरियल है, तो अगर वो रैप्ड भी हैं ब्लैक पेपर से, उसके बाद भी उनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है जो क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट्स को इफेक्ट करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हाँ, यूरेनियम से कुछ रेज निकल रही हैं। इन्होंने इसी पे क्या कुछ बताई कि ये क्या कुछ रेज होती हैं जो इफेक्टिव होती हैं, इफेक्ट करती हैं। ज़रूर इनके पास कुछ मास होगा या फिर इनकी कोई और प्रॉपर्टी भी होगी। तो इसी को क्या कहा गया? ये है आपका रेडियो एक्टिव रेज और बैक्यूरेल रेज। लेट अस सी। ही ऑब्जर्व द यूरेनियम ओर darkened the photographic plate wrapped in a black paper. He was further observed that photographic plates gets darkened by uranium and its salts too. ठीक है, इसके सॉल्ट जितने भी होते हैं, यूरेनियम सॉल्ट मीन्स अगर यू है, यू के साथ कुछ और जोड़ दिया जाए, कोई भी सब्सटेंस जोड़ दिया जाए तो वो उसका सॉल्ट बन जाता है। तो दोनों की बात थी।
From this experiment, he was concluded that uranium and its salt emits some invisible rays which are penetrate through the black paper and affected the photographic plate. This invisible penetrating rays are called radioactive rays or Becquerel rays. Now see some properties of radioactive rays. अब अदर साइंटिस्ट भी इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो रदरफोर्ड एंड विलॉर्ड शोड एक्सपेरिमेंटली दैट रेडिएशन इमिटेड बाय नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर 3 टाइप, 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, और सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. ओके, ऑल दीज रेडिएशन आर इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस of the radioactive elements. These rays differ in their velocity, their penetrating effect, their kinetic energy. इन सब चीज़ों में वो एक दूसरे से डिफरेंट रहती हैं. और जो वेलोसिटी का ऑर्डर होगा, जो पेनिट्रेटिंग पावर का जो ऑर्डर होगा, दैट विल बी दिस. ठीक है, मीन्स अल्फा, बीटा, गामा डिक्रीजेज द ऑर्डर. The velocity of penetrating power of the alpha, beta, gamma decreases in the order. ये आपका ऑर्डर होगा, गामा, बीटा, देन अल्फा. नेक्स्ट वन, द काइनेटिक एनर्जी, या सेकेंड प्रॉपर्टी है. एक तो ऑर्डर बताया गया कि पेनिट्रेशन का क्या क्या ऑर्डर होगा. नाउ सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी एंड कैपेसिटी टू आयोनाइज द गैसेस डिक्रीज इन द ऑर्डर. कैपेसिटी ऑफ आयोनाइजिंग का ऑर्डर जो ये होगा, अल्फा का ज़्यादा, फिर बीटा का, फिर किसका होगा, गामा का. और काइनेटिक एनर्जी भी सेम ऐसे ही है. काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके पास होगी, अल्फा के पास होगी, देन बीटा के पास होगी, देन किसके पास होगी, गामा के पास होगी. नेक्स्ट वन, व्हेन रेडिएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर पास्ड थ्रू द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज स्प्लिट इनटू 3 टाइप्स. अगर हमने सपोज दैट ये रेडियो एक्टिव मैटर है, अब इसमें से तीनों रेज निकलेगी, अल्फा भी निकलेगी, गामा भी निकलेगी और बीटा भी निकलेगी. अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक फील्ड लगा दिया. यहाँ माइनस है इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे आपका प्लस है. तो यू कैन सी कि अल्फा किधर आई, अल्फा आई माइनस की तरह. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं. अगर हमने बीटा को ऐसे ही देखा तो बीटा का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो अपोजिट चार्जेस से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. तो यहाँ बीटा हम देख सकते हैं कि बीटा किससे बना हुआ है, माइनस से बना हुआ है. नेक्स्ट वन, जब गामा की बात करेंगे, गामा इज द न्यूट्रल. दिस वन इफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अल्फा, बीटा एंड गामा. नेक्स्ट वन, सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस अल्फा रेज. These are deflected towards the minus plate. This shows that alpha rays are positively charged. These carry 2 units of positive charge and 4 unit of mass. इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2He4. अब इसका मतलब क्या हुआ, 4 मास हो गया. ठीक है, और 2 प्लस चार्ज कैसे होगा, कि मीन्स 2 जो है आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे. नेक्स्ट वन, अल्फा रेज, दीज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव. इसका मतलब क्या हुआ कि ये निगेटिव रेज होंगे. टू सो बीटा रेज आर निगेटिवली चार्ज. इट हैज़ बीन फाउंड दैट बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड मोर देन दोज ऑफ अल्फा रेज. अल्फा रेज से ज़्यादा डिफ्लेक्टेड होते हैं. दिस इज ड्यू टू द स्मॉल मास मूवमेंट, MV. ठीक है, इस मास क्या होगा, इनका स्मॉल होगा, इसलिए ज़्यादा डिफ्लेक्टेड होंगे. ये भी बता रहा है. Mass and hence momentum NV of the alpha particle is high. Beta rays are electron. Beta rays में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन्स होंगे. मास इनका क्या होगा, कम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मास होता है वो किसका होता है, अल्फा का ही होता है. दैट इज 2He4. नेक्स्ट एक रेज है आपका गामा रेज. दिस आर नॉट डिफ्लेक्टेड ऑन एनी साइड, द मूव स्ट्रेट. दिस शोज दैट गामा रेज डू नॉट हैव एनी चार्ज. गामा रेज के पास क्या होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा. इनफैक्ट गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये क्रिएट करते हैं हाई एनर्जी की. नेक्स्ट वन, ठीक है,
अब जो आपका मेन टॉपिक है, ठीक है, दैट इज मॉडल्स ऑफ एटम। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल प्रपोज किए गए, उसमें सबसे पहला नाम था आपका जे थॉमसन का नाम था, ठीक है। कितने में किया था? 1898 में उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था। मॉडल इनका क्या था? बहुत सारे नाम से जाना जाता है ये। कौन सा? प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन। जैसे क्या था इनका? जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं, ब्लैक सीड्स, इन्होंने बताया ये जो ब्लैक सीड्स होंगे दे आर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल मास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के में वो क्या होंगे? इम्बेडेड होंगे, इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होंगे। जैसे ब्लैक सीड्स पूरे वाटरमेलन के मास में इम्बेडेड होते हैं, वैसे ही जो प्रोटॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ऐसे इम्बेडेड होंगे। इन्होंने केवल एक चीज़ अच्छी बताई कि जो भी जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रलिटी की बड़ी अच्छी इन्होंने डिफिनेशन दी थी, क्योंकि हमको ये पता चल गया था कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो तब तक ये पता चल गया था। अब डिफरेंट डिफरेंट मॉडल प्रपोज्ड हुए थे। तो इसे प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग या वाटरमेलन। प्लम पुडिंग मीन जो पुडिंग्स लगी रहती है प्लम्स में, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी पुडिंग की तरह इम्बेडेड होते हैं प्लम में। Now, J.J. Thomson in 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape, radius. This one you can note कि जो इन्होंने एटम का जो शेप बताया था, जो रेडियस बताया था, वो क्या था आपका 10⁻⁻10 मीटर की रेडियस का था, ठीक है। छोटा बताया था, काफ़ी छोटा बताया था, अप्रॉक्सीमेटली इतना रेडियस इसका होता है। in which the positive charge is uniformly distributed, uniformly वो उसमें distribute रहते हैं। The electrons are embedded into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement. Mainly different name are given to this one. Now visualize as a pudding or watermelon. Positive charge within the plums and seeds. सीड क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे, embedded into it. An important feature of this model is that the mass of an atom is assumed to be uniformly distributed over the atom, although this model was able to explain the overall neutrally. मैंने बोला सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि ओवरऑल इन्होंने बताया कि ये न्यूट्रलिटी को इन्होंने क्या करा कि डिफाइन किया कि न्यूट्रल तो होता है, कम से कम ये चीज़ें इन्होंने बताई थी, बट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट्स। थॉमसन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906, ठीक है। 1906 में इनको क्या मिला था? नोबेल अवार्ड भी मिला था फॉर हिज theoretical and experimental investigation on the conduction or electricity by gas। तो फील्ड इनका दूसरा था, लेकिन फर्स्ट मॉडल जो इन्होंने दिया था वो यही दिया था कि जैसे पुडिंग्स होती हैं, ठीक है, प्लम्स में जो पुडिंग्स होती हैं, या ये वाला बताया मैंने कि वाटरमेलन में जैसे जो सीड्स होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं, यही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बताया खासियत क्या? खासियत ये कि इन्होंने ये बताया कि न्यूट्रलिटी को डिफाइन किया इन्होंने एटम में कि न्यूट्रल कोई सब्सटेंस कैसे होता है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो एक दो ऐसे पॉइंट थे कि जो स्टार्ट हो गए थे और ये बाद में भी इसको माना गया। नाउ ऑब्जेक्शन टू थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में बहुत सारी खामियां थी, बट मेन खामी क्या थी? दिस मॉडल एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, मैंने बताया, बट दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। थॉमसन मॉडल वाज रिजेक्टेड। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स अगर ये मॉडल हम मान भी लें कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इम्बेडेड है, तो सबसे पहली चीज़ क्या कि ये चार्ज पार्टिकल्स है, और चार्ज पार्टिकल्स इस तरह से इम्बेडेड नहीं हो सकते, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स है मीन्स वेलोसिटी उनमें होगी, ऐसे वो इम्बेडेड सिंपली एक ही फेज में वो नहीं रह सकते, तो मीन्स रिजेक्ट कर दिया गया इसको। नेक्स्ट वन, अपने 9th में भी पढ़ा है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। उसी में से
क्या रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। हाँ, बट जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे वो मैं इंडिकेट करता चाहूँगा, उसको नोट आउट आप कर लीजिएगा। अब इसमें भी हमको 3 वेज में हमको डिवाइड करके पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन आपका ये आएगा कि व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट आपका आएगा व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन, फिर आएगा आपका व्हाट इज द कंक्लूजन, फिर आएगा आपका व्हाट इज द मॉडल। तो ये 3-4 चीज़ें जो है इनमें आपको बाइफरकेट करना है और उसी हिसाब से अपने आंसर को लिखना है। तो टोटल 9th में भी आपने इस चीज़ को देखा कि जो इनका एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, तो सबसे पहले क्या कर रहे थे, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जहाँ से निकलते हैं वो चीज़। देन लेड की एक प्लेट थी जिसे में एक क्या था, एक होल इन्होंने दिया, एक फिंज दी इन्होंने जिसके थ्रू एक सीधी रेखा में जो अल्फा पार्टिकल्स हों वो जा सकते हो। अब इन्होंने यहाँ क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट्स को गोल्ड फाइल के चारों तरफ रख दिया, ठीक है, एज ए फिल्म, एज ए प्लेट, इसको चारों तरफ रख दिया। अब यहाँ जो सरफेस थी, सरफेस पे क्या किया, ZnS जो फ्लोरेंस देता है, जिंक सल्फाइड का क्या कि इन्होंने कोटिंग कर दिया जहाँ हमको फ्लोरेंस क्या हो फाइंड आउट हो सके। तो ये टोटल इनका एक्सपेरिमेंट था। अल्फा रेस जब भी गई गोल्ड फाइल से टकराई। अब गोल्ड फाइल भी क्या होगा भाई, ये भी तो एटम्स का बना होता है, तो ये एटम्स का बना होता है, मीन्स जब भी इस पर रेस स्कैटरिंग होगी या रेस इससे टकराएंगी तो एटम से ही होगा। तो एटम का स्ट्रक्चर वही है कि कुछ रेज ऐसे होंगी, क्योंकि न्यूक्लियस का हमारा जो मॉडल होता है वो इसी तरह से होता है। अब यहाँ स्पेस भी होगा और यहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा, अब न्यूक्लियस से जो लड़ेंगी वो सीधे चले आएंगी। तो ये तो बाद का ऑब्जर्वेशन था। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये देखा कि जो चारों तरफ था, ये जो हमारा फोटोग्राफिक प्लेट था उसके चारों तरफ में इन्होंने क्या देखा कि फ्लोरेंस ये पड़ रहा था। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो जब एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जाएगा तो आप होल जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को आप दिखाएंगे। नाउ अब ये पॉइंट्स देखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपको जो नोट करना है, नोट आउट करना है, वो ये है कि गोल्ड फाइल जो था इनका, उसका साइज क्या था, ठीक है, कितनी रेज जा रही थी, कितनी वापस आ जा रही थी, मीन्स जो न्यूमेरिकल पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है। ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स वॉज डायरेक्टेड एट द थिन फॉयल थिकनेस कितनी थी, 100 nm, ठीक है, 100 नैनोमीटर। नोट आउट कर लीजिए इसको। ऑफ द गोल्ड मेटल द थिन फॉयल हैड ए सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड, बताया जिंक सल्फाइड का क्या था, उस पर कवर था, स्क्रीन अराउंड इट। व्हेनेवर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रक द स्क्रीन ए टीनी फ्लैश ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट। द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वेयर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। अकॉर्डिंग टू थॉमसन model of atom, the mass of each gold atom in the foil should have been spread evenly over the entire atom. The alpha particle had enough energy to pass directly through such a uniform distribution of mass. It was expected that the particles would slow down and change direction only by a small angles as they passed through the foil. It was observed that it is noted. अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑब्जर्वेशन क्या था, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखनी पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट क्या चले गए कि पास्ड आउट चलेगा, क्योंकि बताया कि एटम है, एटम का स्ट्रक्चर है। अब कोई भी गोल्ड फॉयल या फिर कोई भी सब्सटेंस होगा वो कई सारी एटम से मिलके बना होगा। नेक्स्ट वन, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल्स। कुछ ऐसे हुए जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड हो गए। नेक्स्ट वन, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, कितने, 1 in 2000, 20,000 में से एक ऐसे हुए जो बाउंस्ड बैक हो गए, सीधे गए
और टकरा के क्या हुए, बाउंस बैक हो गए। ये तो आपने देखा ही, बाउंस बैक दैट वे आर डिफ्लेक्टेड बाई नियरली 180, कुछ ऐसे हुए, मीन्स डिफरेंट एंगल्स पे जैसे ही रेज गई और वो डिफ्लेक्टेड हो गई, कुछ 90 पे, कुछ 180 पे, कुछ सीधे पास आउट कर गई। तो ये क्या बताता है, ये एटम बताता है। नाउ ये क्या था, उनका ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन में आप यही सारी चीज़ें दिखाएंगे कि कुछ रेज थी वो 180 पे जा रही थी, कुछ 90 पे जा रही थी, कुछ सीधे चली जा रही थी। तो दिस वाज ऑब्जर्वेशन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ड्रू फॉलोइंग कंक्लूजन। मैंने बोला अभी कंक्लूजन भी आएगा, ठीक है। अब कंक्लूजन अगर पूछा जाए, व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्डियन मॉडल, तो फर्स्ट ऑफ most of the space in the atom is empty as most of the alpha particle passed through the foil undeflected, means बहुत सारा ऐसा फील्ड है जो क्या है आपका empty है, जो खाली है, जिसमें कुछ नहीं है, जो passed out हो रहा है undeflected. Next one, a few positively charged alpha particles were deflected, कुछ ऐसे हैं जो deflected हो जा रहे हैं. The deflection must be ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स. अल्फा पार्टिकल्स हमने अभी देखा कि वो क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्ट से मिलके बने होते हैं. तो कुछ ऐसे हुए गए जो रिपल्सिव फोर्स से फिर से शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज थॉमसन हैड प्रिज्यूम्ड. द पॉजिटिव चार्ज हैड टू बी concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positively charged alpha particle. में अल्फा पार्टिकल्स गए, अभी हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे जब हमने अल्फा बीटा गामा पढ़ रहे थे. तो वहाँ हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव पार्ट से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए सीधे न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होगा और जब वो रेज वहाँ पे हिट करेंगी तो वो ज़बरदस्त डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है. Next one, calculation by the Rutherfordian showed that the volume occupied by the nucleus is negligible small as compared to total volume. ये बहुत छोटा होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है. न्यूक्लियस भी छोटा होगा बट इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर और भी छोटे होंगे, ठीक है. साइज इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ द एटम, द रेडियस of the atom is about 10 to power minus 10 m, while that of nucleus is 10 to power minus 15. एटम का क्या होगा 10 to power minus 10 और न्यूक्लियस का साइज इन्होंने क्या बताया 10 to power minus 15 m. One can appreciate this difference in size by realizing that it. Next one, a cricket ball represent a nucleus, then the radius atom would be about 5 किलोमीटर. देखो कितना बड़ा डिफरेंस था कि अगर एक क्रिकेट बॉल से हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेंगे तो एटम कितना बड़ा हो जाएगा, एटम विल बी 5 किलोमीटर, ठीक है. एटम 5 किलोमीटर का हो जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ above observation and conclusion, Rutherford proposed the nuclear model of atom. According to this model, मैंने बताया ये सारी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट आएगा, फिर क्या आएगा आपका ऑब्जर्वेशन आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन के बाद जो उनका मॉडल था वो मॉडल आएगा. सारी चीज़ें एक दूसरे पे ही रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफर करना पड़ेगा. अब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल में इन्होंने क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मोस्ट ऑफ मास ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसली कंसनट्रेटेड इन द एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन. This very small portion of atom are called nucleus by Rutherfordian. Means यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है. सबसे डेंस जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा. नेक्स्ट वन, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स, ठीक है. ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर में, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होंगे, सारी चीज़ें बताई जाएंगी. मीन्स जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी होती है दैट आर ऑर्बिटल्स, ठीक है. दस रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम रिसेम्बल्स द सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ सन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द रिवॉल्विंग प्लेनेट. दिस वन कि सोलर सिस्टम की तरह होता है
जैसे न्यूक्लियस किसका रोल प्ले करता है, कि न्यूक्लियस को हम ये मान लें कि ये क्या है आपका सन है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, दे आर प्लैनेट। ठीक है, तो एक सोलर सिस्टम का मॉडल बताया गया था, और यही इनकी खामी थी, क्योंकि जब सोलर सिस्टम का मॉडल बताया जाएगा तो जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स तो नहीं है। हाँ, मॉडल इन्होंने ठीक किया था। बाद में भी यही एग्जाम्पल दिया जाता है कि एटम ऐसा ही होता है कि जैसे सन की जगह न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। बट यहाँ ये था कि ये चार्ज पार्टिकल्स है, तो थोड़ा सा जो मॉडल्स था उनका वो अनएक्सपेक्टेड हो गया था और वहीं प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या, कि जो न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निगेटिव है। तो पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पे इनकी लेने लायक थी। जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कन्फर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा लगेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, एटॉमिक नंबर Z एंड द मॉस नंबर A। तो एटॉमिक नंबर यू नो वेरी वेल कि किसने ऑब्जर्व किया, ये अभी देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर बराबर हमको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक मास क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज एटॉमिक मास। नाउ Roentgen observed that when element with high melting point bombarded by cathode rays, electron X-ray are produced। ये बताया मैंने कि नेक्स्ट वन, मैस्ले 1930 studied the X-rays spectrum obtained from different element से different X-rays क्या करते हैं, इमिट होते हैं। और कब, जब भी कैथोड रेज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जब भी किसी एलिमेंट्स पे बम्बार्डेड किए जाते हैं, ठीक है, या इम्पार्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन, मैस्लो गेव द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन द एटम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज स्पेक्ट्रम। ये उनका था। ठीक है, लैम्डा न्यू, व्हाट इज न्यू, न्यू को हमेशा क्या फ्रीक्वेंसी की तरह रखा जाता है, एंड ए ब्रैकेट में Z माइनस बी। ठीक है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। जे क्या है, Z इज एटॉमिक नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर। एंड व्हाट अबाउट A एटॉमिक नंबर A का है और B क्या है, एटॉमिक नंबर B का है। व्हाट इज द डेफिनेशन, एटॉमिक नंबर Z of an element equal to the number of protons or electrons present in neutral atom। if the graph, ये देख लीजिए आप, if the graph plotted between, ठीक है, अंडर रूट न्यू एंड एटॉमिक मास। ठीक है, तो जब भी ग्राफ प्लॉट किया जाता है कि अगर ये एटॉमिक मास है और यहाँ पे क्या है आपका अंडर रूट न्यू है, तो ये इस जिगजैग के फॉर्म में मिलेंगे। और जब भी ग्राफ प्लॉट किया जाता है अंडर रूट न्यू के बीच में और आपका एटॉमिक नंबर मीन Z के बीच में, तो ये स्ट्रेट लाइंस इस तरह से फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मीन्स क्या बता रहा है ये, कि प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। और दूसरा, एटॉमिक मास से वो रिलेशन वैसा नहीं रहेगा जैसे आपका Z से मिलता है या एटॉमिक नंबर से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब ये भी 9th में आपने स्टडी किया होगा। ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो एक एक करके देखते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है, एटम्स हैव सेम, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मासेस इज डिफरेंट। जैसे ये देखा है आपने 6C12, 6C13, 6C14, ऐसे बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। ऑक्सीजन का है O8O16, 8O17, 8O18। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके, दीज आर आइसोटोप्स।
यहाँ आपने देखा है प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये आपने पढ़ा होगा। तो दीज आर द आइसोटोप्स, मीन्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। नेक्स्ट वन, आइसोबार्स, ठीक है। व्हाट आर द आइसोबार्स? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, ठीक है। अब ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर एंड डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर। तो ये क्या होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास Z+N but different atomic number, that are called isobars. Thus isobars have different protons but their protons and neutrons, but their sum is same. तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, 18 AR40, 19 K40, अब ये पोटेशियम, आर्गन, और ये क्या है, कैल्शियम है, बट यहाँ 40 40 40 ये फिक्स है, 18 19 20। अब यहाँ एटॉमिक नंबर क्या है आपका, डिफरेंट हो गया है, मीन्स इसका मतलब दीज आर आइसोमर्स। ऑल हैव सेम मास नंबर 40 बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 19 20 रिस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 22 21 20 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ से ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में भी क्या हो जाते हैं, डिफर हो जाते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रल एटम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, ठीक है, दे आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड आइसोटोन्स। एक एग्जाम्पल है 1H3 और 2He4। आई थिंक ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। अब यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, 3 - 1 दैट इज 2। ये आपको पता है एटॉमिक नंबर में से जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास में से जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ क्या आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आता है। अब यहाँ भी ऐसे ही 4 - 2 दैट इज 2। तो दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो ऐसी चीज, ऐसे एलिमेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं, ठीक है। और है सिमिलरली 6C14, 8O16 आर आइसोटोन्स, बोथ हैव 8 न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। सिमिलरली 14Si30, दिस वन अगर विजिबल नहीं है तो क्या है 14Si30, या 15P31, और क्या है 16S, ठीक है 32, ठीक है। जब देखेंगे इसमें सब में क्या है, 16 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, 16 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये क्या होगा आपका आइसोटोन्स। नेक्स्ट वन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें सेम होते हैं वो क्या होंगे आपके आइसो इलेक्ट्रॉन होते, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इनमें हम क्या करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रख दें। तो कैसे हो सकता है इसमें, अब यहाँ पे सपोज दैट ये किसी आयंस के फॉर्म में कंप्लीट हो गया। बोरॉन का क्या होगा 5 6 7 8, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि बी को बी रहने दें, सी को हम क्या कर दें प्लस कर दें, नाइट्रोजन को हम क्या कर दें प्लस प्लस कर दें, और ऑक्सीजन को भी प्लस 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 कर दें, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं कार्बन से। दिस इज ओनली ऐसे ही इन जनरल बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद से जो होता है 11 to 15 16 ये ऐसे ही दिखाते हैं। यहाँ 5 है एटॉमिक नंबर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 चला जाएगा तो भी 5, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या होता है 7 में से 2 प्लस है, 2 चले जाएंगे तो उसका एटॉमिक नंबर कितना बचेगा 5। ऑक्सीजन का 8 होगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो क्या होगा उसका 5। मीन्स सबके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे एलिमेंट्स क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नाउ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं आपने एनसीईआरटी में गिवन है, वो देख लीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स
and electrons in 35 Br80. You can calculate it. अब इसमें क्या दिया है, ब्रोमीन दिया है 35 Br80, ठीक है। क्या क्या आपको जानना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, दैट इज 35, जितना लिखा हुआ है सेम एज 35। नेक्स्ट वन, एटॉमिक मास क्या है 80, ठीक है। अगर हमको न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है तो सिंपली 80 माइनस 35 दैट इज 45। मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, एटॉमिक मास माइनस इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स and neutrons in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign the proper symbol to the species. क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन स्पीसीज बताया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बताया, इलेक्ट्रॉन कितना बताया 18, फिर बताया प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना बताया 16, फिर क्या बताया न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितना बताया, न्यूट्रॉन्स है आपका 16। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। अब देखो इससे एक ही चीज़ पता चली है कि जो भी आएगा आपका उसमें ये हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आते जाते वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। अगर कहीं पे प्लस प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है या माइनस माइनस चार्ज, प्लस प्लस दिखाई दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही गए और इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, प्रोटॉन नहीं जाता है। ऐसे ही अगर माइनस चार्ज है मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, और उसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे, इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ सिंपली अगर हमको मास निकालना है तो मास हम कैसे निकालेंगे, 16 नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये क्या हो गया आपका 32। तो एलिमेंट ऐसे लिख सकते हैं हम, x कितना है 16, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, प्रोटॉन ही आने जाने वाले हैं, वो अगर दे रखा है तो एटॉमिक नंबर के ही बराबर होगा, तो 16x 32 ये हो जाएगा आपका। और इसका मतलब क्या है, अब जो भी एलिमेंट है ये, सपोज दैट 16 किसका होता है, सल्फर का होता है, सल्फर 2 माइनस, ठीक है, मीन्स -2, 2 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिया है, तो 16 से कितना हो गया है 18 हो गया है। तो वी कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस वे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी ये चीज़ है, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, सबसे बेस्ट वे में दे रखा है उसमें। अब एक तो मैंने बताया कि जब से इन्होंने ये बताया कि सोलर मॉडल था, सोलर सिस्टम था, और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो लेट अस सी कि एज दे हैव लर्नड अबव, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम इज लाइक ए स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम विद इन द न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ सन। कि इन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस है और जैसे प्लैनेट्स, न्यूक्लियस का मतलब सन की तरह है, न्यूक्लियस की जगह सन है या सन की जगह न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं लाइक ए प्लैनेट। अब जो इस पे फोर्स होगा तो ये दैट इज Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आपने ये चीज़ पढ़ी है, आपने देखी है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो m1 m2 क्या है, यहाँ पे मास है, ठीक है, और G क्या है, G कांस्टेंट होता है, ठीक है। सेम ऐसे ही एक रूल था आपका, ठीक है, वो रूल okay, let us see the similarity between the solar system and nuclear model suggested the electrons should move around the nucleus as well defined orbits. Further the Coulomb force, okay, तो Coulomb force क्या होगा कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये क्या है, जैसे इससे पहले था आपका Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ऐसे ही यहाँ है डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, ठीक है, और k क्या है आपका कांस्टेंट है, Q1 Q2 क्या है चार्जेस है ऑन न्यूक्लियस ऑन
रिवॉल्विंग मटेरियल या रिवॉल्विंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि k कांस्टेंट है, वैसे ही g कांस्टेंट है, मीन दे आर सेम सिचुएशन। ठीक है, बट इसके बाद से क्या हुआ, इसके बाद से ये हुआ जैसे m1 m2 है तो रेगुलर जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, बट उनका मास है, वो उनके पास अपना मास है, वो चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, अब वो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आफ्टर रिवॉल्विंग क्या होगा कि एक्सेलरेशन उनमें होगा, क्योंकि जब भी वो अपनी जगह अपनी पोजीशन को वो चेंज करेंगे तो उनमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन मास में हो सकता है या जहाँ हम ग्रेविटी की बात करेंगे वहाँ पे हो सकता है, बट यहाँ क्या होगा, जब भी एक्सेलरेशन होगा तो धीरे धीरे एक एनर्जी इमिट होगी, और जब एनर्जी इमिट होगी इसका मतलब इन स्पाइरल कंडीशंस में वो क्या होगा, न्यूक्लियस में धीरे धीरे रिवॉल्व करते हुए स्पाइरल कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, लेआउट कर जाएगा। और ये समय कितना होगा, 10⁻⁸ सेकेंड। बट ऐसा होता नहीं है, एटम हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है। लेट अस सी सम पार्ट Q1 where Q1 and Q2 are the charges, is the distance of separation of the charges, and K is the proportionally constant between electrons and the nucleus is mathematically similar to the gravitational force. However, when a body is moving in an orbit is undergoes acceleration, मैंने आपको बताया, even it is moving with the constant speed in an orbit because of changing direction, जब ये डायरेक्शन को चेंज करेगा तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। सो एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइबिंग planet like orbits in the under acceleration according to the electromagnetic theory of Maxwell. The charged particles when accelerated should emit the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने बताया जब भी वो एक्सेलरेट होगा तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो काज करेगा। दिस फीचर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लैनेट सिंस दे आर अनचार्ज। अब ये प्लैनेट्स के साथ नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स जो होते हैं वो अनचार्ज होते हैं, बट यहाँ चार्ज पार्टिकल्स की बात हो रही है। देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट will emit the radiation. The energy carried by the radiation comes for electronic motion. The orbit will thus continue the swing. Calculating the time will be approximately 10⁻⁸ second to spiral into the nucleus. But this does not happen. ये नहीं होता है, एटम हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है। Thus the Rutherford model cannot explain the stability of an atom. If the motion of an electron is described on the basis of the classical mechanics, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स इन फिजिक्स आपको बताई जाएगी, न्यूटन्स के लॉ पे डिपेंड कर रहा था ये, एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। यू मे आस्क दैट सिंस द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स इज to the instability of the atom, then why not consider electrons as stationary? Next one, around the nucleus if the electrons were stationary, electrostatic attraction between the dense nucleus and electrons would be pull the electrons toward nucleus. क्योंकि जब भी रेडिएशन होगा तो वहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स काज होगा जो मैक्सिमम होगा, और स्पाइरल होके इसको मैंने बताया कि 10⁻⁸ nm में इसको क्या होना सेकेंड में 10⁻⁸ सेकेंड में स्पाइरल कंडीशन में घूम घूम के चक्कर लगा के उसको न्यूक्लियस में गिर जाना था, बट ये होता नहीं है। ठीक है, द मिनिएचर वर्जन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। Another serious drawback of the Rutherford model is the say nothing about distribution of electron around the nucleus. Means electrons कैसे saturated होते हैं, कहाँ होते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये पता है कि 2, 8, 18, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं कहा था, बाकी और जो मॉडल में जो खामियां थी वो तो थी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियोज़ में
जो एटम्स के और सारे मॉडल्स हैं, मीन्स डिफरेंट दे आर बोर्स मॉडल और बहुत सारे मॉडल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेश्चन और क्वेरीज मैसेज मी इन गूगल क्लासरूम। थैंक यू।